तो नमस्ते दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं कि आपका जो है प्राचीनतम हिस्ट्री जो है ख़त्म हो चुका है। प्राचीन हिस्ट्री जो नहीं देखें जाकर आप ज़रूर देख लेंगे। उसका जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा और 3-4 वीडियो में आपका कंप्लीट हो चुका है। और लेकिन सारे वीडियो एक एक घंटा के हैं, इसीलिए अब यहाँ चलिए। अब आप क्या कहते हैं मध्यकालीन में आ जाते हैं। यहाँ इससे तो प्रश्न आपके बहुत आएंगे भाई, और ये आपको जो है याद करनी रहेगी। ईस्वी से लेके कहानी आप सब जान लीजिए। तो शुरुआत यहाँ क्या करते हैं, इस्लाम का उदय करते हैं तथा अरब आक्रमण। ठीक है, तो इस्लाम की स्थापना जो है सबसे पहले किए थे हज़रत मोहम्मद ने 570 से 632 ईस्वी में की। कुरान में राज्य कानून को जावाइत कहा गया है। हदीस जो है ये इस्लामिक कानून है। तो कुरान के बाद दूसरा मुख्य स्रोत है मदीना के युद्ध। तो मदीना का युद्ध जो है कुरैश बनाम मुस्लिम के बीच हुआ। मदीना का युद्ध जंगे बद्र मार्च अप्रैल में हुआ। जंगे खंदक मार्च अप्रैल में ही सब हुआ था 624 ईस्वी, और एगो 627। और जंगे उहद मार्च में हुआ 625 ईस्वी। ठीक है, तो अरबों का भारत पर आक्रमण। तो ये जो ये पॉकेट जीके में कुछ ज़्यादा ये दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, जानकारी लेने में क्या जाती है। लेकिन यहाँ से आपका शुरू हो गया अरबों का भारत आक्रमण। तो प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था खलीफा उमर के शासन में। ढाने ढाने का होता है थाने महाराष्ट्र पे होता है, जो आज सफल रहती है। भारत में अरबों के प्रवेश मार्ग जो हुआ था खैबर दर्रा के द्वारा हुआ था। तो खैबर दर्रा ज़्यादातर पूछता है। ऐसे इसमें बोलन दर्रा, मकरान तट और जलमार्ग भी लिखा हुआ है, लेकिन आप खैबर दर्रा याद कीजिएगा। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है भारत पर। इससे पहले के 711 में उबैदुल्लाह व बुदैल के असफल आक्रमण हुए थे। ये थे उससे पहले भी उबैदुल्लाह इससे भी, लेकिन असफल हुए। कासिम ने मकरान मार्ग से आक्रमण किया था, ये आप ध्यान दें। ठीक है, मकरान मार्ग से जो आक्रमण किया। और देवल न्यून सेवनान शीशम रावण ब्रह्मण्यवाद आलोर मुल्तान को जीता। तो इतने सारे तो जीते, लेकिन मेन यहाँ जो नाम हो जाता है मुल्तान। आक्रमण किया किसको जीता, तो मुल्तान को जीता। कासिम ने 712 में सिंध को जीत लिया और प्रथम अरबी आक्रमणकारी था। और कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। ठीक, यहाँ तक आप जान लिए। तो पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहिर की मृत्यु रावण के युद्ध में हो जाती है। मतलब मीर कासिम से ही लड़ाई होती है रावण की युद्ध। तो राजा दाहिर थे उस समय, तो मृत्यु हो जाती है। और कासिम ने दाहिर की पुत्रियाँ सूर्य देवी तथा परिमल देवी से को ब्राह्मणाबाद से पकड़ा था। अरबों को चालुक्य शासक पुलिकेशी राज अवनिज नाश्रय ने हराया। इसी कारण नैसारी अभिलेख में इसे दक्षिणापथ ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई। और अच्छा, ये आप ध्यान देंगे, ये प्रश्न अभी जो है बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट भी इसमें करवाएंगे अब सीजीएल का। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसका है मेरे पास, जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना, तो ये पूछता है दक्षिणापथ ठोस स्तंभ की उपाधि, जो यहाँ आपको दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अरबों को चालुक्य शासक पुलकेशी राज अवनिजनाश्रय ने हराया। और इसी कारण नैसारी अभिलेख में इसे दक्षिणापथ ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई। प्रसिद्ध मुस्लिम यात्रियों का आगमन, तो सुलेमान था, 9वीं सदी में आया था। प्रतिहार राजा मिहिरभोज पाल राजा धर्म एवं देवपाल के समय आया था। अल मसूदी, तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में ये पाल वंश से सब करवा चुके थे। तो समझिए कि उन्हीं के समय में ये सुलेमान आया था। अल मसूदी, तो ये अल मसूदी महिपाल राष्ट्रकूट राजा है, इंद्र तृतीय के समय आए थे। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी अरोड़ थी। सर विलियम म्योर सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में नर्म युद्ध की शुरुआत की। गिब्बन हजरत मोहम्मद ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया था। गिब्बन
तो तुर्की आक्रमण बात करें तो गजनी वंश के संस्थापक थे आपके अल्पतगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का जो है दामाद था। वह 977 में गजनी के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और सुबुक्तगीन की मृत्यु जो है 999 ईस्वी के समय उस साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। तो मतलब मृत्यु 999 ईस्वी में हो जाती है। और महमूद गजनवी फिर यहाँ जो है आते हैं। तो अल्पतगीन जो है गजनी वंश के स्थापना अल्पतगीन ने की और सुबुक्तगीन जो है दामाद था, ये आपको ध्यान देना है। तो महमूद गजनवी, तो यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, और सुबुक्तगीन जो था अल्पतगीन का दामाद था। और सुबुक्तगीन का पुत्र हो गया महमूद गजनवी। एवं सुल्तान की पदवी धारण करने वाले प्रथम शासक थे। तो अभी तक सुल्तान का जो है पदवी धारण किए थे कौन? महमूद गजनवी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसे यमीन उद्दौला और यमीन उल मित्तल की उपाधि दी। ये आपको ध्यान दे देना है। मैंने किसने उपाधि दी? तो ये दिए थे आपके बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह। महमूद गजनवी जो है भारत में स्थायी मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति की यहाँ बात अब करते तो यहाँ जान लेते हैं। जैसे कि मुल्तान, आप यहाँ देखिए मुल्तान में है करमाथी, शिया, फतेह दाऊद, सिंध, अरब, हिंदू कुश, जयपाल था उस समय। और कन्नौज में राजपाल प्रतिहार वंश था। दक्षिण भारत में चोल राजेंद्र प्रथम थे। और गुजरात में दुर्लभ राज चालुक्य वंश के था। तो कौन सा उस समय राज्य कर रहा था, वह शासन किसका था, ये बोल रहा है। बुंदेलखंड में चंडेल वंश, दिल्ली में तोमर वंश नंगपाल था। और बंगाल में महिपाल था प्रथम, मतलब कि पाल वंश का था। कश्मीर में लोहार वंश था। और सिंध पे आपका अरब था। तो बहिंद का युद्ध जो हुआ महमूद तथा आनंद पाल के बीच, आनंद पाल तोमर वंश का जो है दिल्ली का था। ठीक है, बीच हुआ था किसके? बहिंद का युद्ध आनंद पाल और महमूद गजनवी। महमूद ने आक्रमण के समय हिंदू का शाही राज की राजधानी उदभांडपुर थी। ठीक है, अब हिंदू शाही उस समय जयपाल था हिंदू शाही वंश में। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 आक्रमण किए। तो ये जो है प्रश्न आते हैं। तो कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। और कुछ प्रमुख आक्रमण जान ले। तो प्रथम आक्रमण जो है पंजाब में हुआ था राजा जयपाल के विरुद्ध पर। और चौथा आक्रमण मुल्तान 1005 में। तो मतलब हर साल ये करते रहा। 12वां आक्रमण कन्नौज मथुरा पे हुआ था 1018 में। 14वां 1021 में हुआ ग्वालियर प्लस कलिंजर में हुआ था आक्रमण। 15वां गुजरात में हुआ 1024 में। 16वां आक्रमण 16 सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात 1025 में हुआ। तो यहाँ जो है ये पूछ लेता है। फिर यहाँ 1027 में जो आक्रमण होता है ये अंतिम आक्रमण होता है सिंध प्लस सुल्तान। ठीक है, और कश्मीर आक्रमण यहाँ 1016 में होता है। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है भीमदेव सोलंकी ने किया था। तो मन में यदि आपके मन में कभी कभी ख्याल आ जाता होगा कि फिर सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ, तो यही हुआ था। फिर पुनर्निर्माण हुआ और भीमदेव सोलंकी ने यहाँ किया था। सोलंकी से याद आया कि एक मूवी अभी आई है जॉली एलएलबी, तो सोलंकी ही नाम है उसमें, किसी क्लाइंट का नाम होगा। सोमनाथ मंदिर जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। और चंडेल शासक जो है आपका विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। और महमूद गजनवी की सेना में हिंदू सेववंद राय तथा तिलक भी शामिल थे। महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी थे आपके साहित्यकार में अल बरूनी, उत्वी, वहाकी, फिरदौसी, जारी तुसी, उनसरी, असजदी तथा फारूकी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये सब पूछ लेता है कि कौन कौन उसके दरबारी साहित्यकार थे। तो यहाँ महमूद गजनवी के फिर से बोल देते हैं। फर्स्ट आपके अल बरूनी, फिर उत्वी, बहाकी, 3 लोग हैं।
चौथा है फिरदौसी, जारी तुसी, उनसुरी, असजती और फारूकी। ये सब 8 जो हैं आपके थे और सबके अलग अलग काम थे। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख के सिक्के चांदी जारी किए। ठीक है, सिक्के जारी किए, चांदी का था। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख के सिक्के जारी किए। मोहम्मद की बात अब करते, महमूद था, अब यहाँ मोहम्मद गौरी पे आ गए हैं। ठीक है, तो यह गौर प्रदेश अफगानिस्तान का शासक था, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद और महमूद में अंतर आप देखिएगा। तो मोहम्मद गौरी या गौर प्रदेश अफगानिस्तान का शासक था। भारत में तुर्की राज की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। तुर्की राज, इसका भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान पर और दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर किया था मोहम्मद गौरी। और इस बार भीम द्वितीय की सेना को जो है पराजित किया। तो इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। जब गुजरात में हुआ था तो उसमें चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय जो थे उसमें शासन कर रहे थे जब मोहम्मद गौरी पराजित किया था। और यहीं मुल्तान के लिए था, कौन था आपका पहला युद्ध में, भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। इसका प्रमुख सेनापति जो है खारबक, खरमेल, इल्लाह, मुकवला, यालदौज, कुबाचा एवं एवक थे। तो यहाँ यालदौज, कुबाचा, एवक सब तो नाम ही है, लेकिन यहाँ एवक का आगे किरदार जो है रहता है। तो उत्तरायण के प्रथम युद्ध 1191 में होता है। गौरी और पृथ्वीराज तृतीय से, ये गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हो जाता है, मतलब कि इसमें मोहम्मद गौरी जो है हार जाते हैं। फिर द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है। गौरी ने पृथ्वीराज को ही पराजित किया था। यदि इस पर मूवी देखना है आपको तो आप एक पृथ्वीराज मूवी आई है अक्षय कुमार की, आप देख सकते हैं। राजपूत सेनापति गोविंद राय, खांडे राय व बदमसा रावल थे। उत्तरायण के तृतीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति जो है स्थापित हो गई थी। तो पूछ देता है कि मुस्लिम का जो है प्रभाव भारत पे कब पड़ा, तो तीसरी जो है उत्तरायण युद्ध, सॉरी तीसरी नहीं, द्वितीय में ही हो गया था। द्वितीय युद्ध में तीसरी हुई कहा। 1194 में फिर चंदावर का युद्ध होता है। गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में जयचंद हार जाते हैं। और जयचंद सब यही हैं जो साथ दिए थे ये पृथ्वीराज को हराने के लिए एवक का, गौरी का। ठीक है, तो गौरी फिर बाद में गौरी का ही से युद्ध हो जाता है जयचंद से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसका एक दास था बख्तियार खिलजी ने बिहार, बंगाल और विजय प्रांत की एवं नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विध्वंस किया था 1202 ईस्वी में। तो ये बख्तियार खिलजी ने ही जो है यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और इन्हीं के नाम पर, बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर आपका बिहार में एक है। और यहाँ बता दें कुमारगुप्त जो है इसका निर्माण करवाए थे। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के जो है 64 से 66 ग्रेन पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे, जिसकी दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। और गौरी ने 56 ग्रेन का अन्य सिक्का देहलीवाल चलाया। तांबे के सिक्के 37.5 से 48 ग्रेन का था। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 को खोखरे ने सिंधु के पास दमयक ने की थी। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ठीक है, ये प्रो मोहम्मद हबीब के द्वारा कहा गया है। भारत में तुर्की सफलता का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एकता का अभाव, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अर्सनाल था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 में सुल्तान बना। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां एवं तैमूर ने भारत पर आक्रमण किए। ब्रह्मा आक्रमणकारियों को क्रम में देखें तो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, बाबर, अहमद शाह अब्दाली। भारत में सुल्तान की उपाधि व पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने किया। और तुर्की मुस्लिमों को तुरुस्क, कजाकिस्तान से आए
लोगों को ताजिक एवं फारस से आए लोगों को फारसिक नाम से जाना गया। तो ये सब कुछ जानकारी थी, आपको मिल गई। चलिए यहाँ से दिल्ली सुल्तान जो है शुरू होती है गुलाम वंश से, यहाँ से याद करना है आपको, ठीक है। याद तो वहीं से शुरू हो गया था तो, लेकिन यहाँ से ऑपरेशन बन जाते हैं। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। गुलाम वंश के यहाँ शासनकाल देख लें तो गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 तक रहता है। तो यहाँ ईस्वी थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और किस वंश, कौन कौन से वंश इसके आगे आता है ये भी आपसे पूछता है, और दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए, यहाँ जो है गुलाम वंश ईस्वी 1206 से 1290, दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, कैसे है, सब बताएंगे, क्योंकि आपको टोटल अभी 1947 तक पढ़ना है कि नहीं। तो अभी 1500 में है, 1200 में है। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रोफेसर हबीबुल्ला खान ने जो है गुलाम वंश को मामलुक वंश की संज्ञा दी थी। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। पूछ देता है कि मामलुक वंश इसमें से कौन है, गुलाम वंश, लोधी है, सैयद है, ऑप्शन रहेगा आपका। तो गुलाम वंश को ही हम मामलुक वंश बोलते हैं। पहला शासक यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, जो आपको हम बताए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको हम जानकारी दिए थे, याद नहीं हो तो बता दें कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है, आप बोल दें कि एक दामाद भी बोल सकते हैं, या फिर उसका एक उत्तराधिकारी था। तो इसीलिए गुलाम था एक बाल तो काम कर जो करता है ना, आप उसके जिसके संरक्षण में रहते हैं, जो आपका मालिक रहता है, आप उसके गुलाम रहते हैं। तो ठीक उसी तरह ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक था। गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको जानकारी दिए हैं। तो एक इसी के कारण इसको गुलाम वंश जो है ये हुआ बना। तो इसके आगे कौन कौन था, चलिए दिखाते हैं आपको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक का रहता है शासनकाल, ज़्यादा नहीं रहता। ऐबक को निशापुर की काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा था। गजनी व्यापारी गौरी ने खरीदा था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुरान खान आदि उपनामों से जाना जाता है। इसे भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना गया है, मतलब सुल्तान कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया। गौरी की जो मृत्यु हो जाती है तो ऐबक इस जो है उसके भारतीय प्रदेशों का शासक बनता है। 25 जून 1206 को सिंहासन रूढ़ व लाहौर की राजधानी तथा बंगाल का गवर्नर अली मर्दान को बनाया। दिल्ली सल्तनत ने अधिकांश शासक इलवारी तुर्क जाति के हैं। ये पूछ देता है, दिल्ली सल्तनत के जो ये दरबार शासक जो था इलवारी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था 1199 में, ठीक है। और शुरू इल्तुतमिश ने 1231 से 32 ईस्वी को पूर्ण किया। तो आगे आपको कुतुब मीनार की जानकारी मिलेगी कि कौन कौन इसके साथ जो है काम किए हैं। और वही जो है फिरोज तुगलक का भी इसमें किरदार रहा है। 5वीं मंजिल जो है बनाया था। इसकी ऊंचाई जो है 240 फीट, मतलब 73 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुब बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। अजमेर में स्थित बिसल देव चौहान द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसने दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता प्रदान की। फ़ख्र ए मुदव्विर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली थी और गौरी के उत्तराधिकारी जो है गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। ऐबक ने ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा ने अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। इल्तुतमिश की यहाँ बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 36 तक का शासन कर रहा है। यह इलवारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का जो है सूबेदार था, ठीक है। ऐबक का दास है तो इसको हम मानिए कि ये भी गुलामों का गुलाम इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि गुलाम वो था, ये भी गुलाम है। तो ऐबक ने इसे गुजरात अभियान से लौटते समय 1 लाख जित्तल में खरीदा था।
खोखरों से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 में गौरी ने ऐबक को उसको मुक्त करने का आदेश दिया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक व गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, जैसे कि आपको हम बताए हैं। इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम भाग माना जाता था। ताजुद्दीन यल्दौजी, नसीरुद्दीन कुबाचा एवं अली मर्दान इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी थे। इसमें सर्वप्रथम अस्थायी सेना व तुर्कान ए चहलगानी चालीसा का गठन किया है। यह प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा अज मुल्तसिर बिल्लाह से वैधानिक सम्राट की मान्यता व सुल्तान आजम की उपाधि प्राप्त की। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी में इस संबंध में लिखा है, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लात वस्त्र आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। राजधानी लाहौर से दिल्ली बिहार में सूबेदार मलिक जानी वजीर जी निजामुद्दीन को बनाया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने इसके समय प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी को उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया। चलिए, मंगोल साम्राज्य में यम एक कुरियर या डाक प्रणाली थी। चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा और इसे यहां पराजित किया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने जो है इनकार कर दिया था। अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। भारत में पहला मकबरा सुल्तानगरी पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी तथा बदायूं का नासरी मदरसा हौज ए सुल्तानी बड़ा जलाशय इल्तुतमिश ने ही बनवाए थे। R.P. त्रिपाठी ने कहा कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है। इल्तुतमिश ने कहा कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश के सैन्य अभियान यल्दौज से तराइन का तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में कुबाचा से संघर्ष 1217 व 1228 ईस्वी में रणथंबोर 1226 में चित्तौड़ 1227 ईस्वी, ग्वालियर 1231 में इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध था। बयाना पर आक्रमण करते जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया। वह 1236 में मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के वह कब्र कुतुब मीनार में है। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी भाषा सिक्के चलाने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई। मानक सिक्का टक्का चांदी 175 ग्रेन मिश्रित धातु विलन चांदी व तांबे का जितल ग्रीन, इन पर देवनागरी लिपि का प्रयोग। अन्य सिक्का अदल आर्टरेन सिक्कों के एक ओर बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता है। एक टंका चांदी बराबर जो है आपका 48 चित्तर हो जाता है। 152 दाम 490 दिरहम। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को हस्म ए अंतरक कहा जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह के समय में नायब ए मामलिकत पर तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्ति सीमित करने हेतु सृजन किया। पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति एतगीन था। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज था। फिर रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान की बारी है, जो 36 से 40 ही रहती है। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री दिल्ली की जनता के सहयोग में सिंहासन पर बैठी, जो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखुर का पद दिया। रजिया वह याकूत के प्रेम संबंधों का तुर्कों ने विरोध कर रजिया को सत्ता से हटा दिया। रजिया बेगम का पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना था। मलिक इख्तियार उद्दीन आतुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किले में मुबारक में कैद किया था। नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो फिर उसके बाद 40 या 46 में आ गया और बीच में और सब रहते हैं जिसका किरदार बहुत कम रहता है। तो 46 से 66 यहाँ नसीरुद्दीन महमूद आता है। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था, पोता था, और वह 10 जून 1246 को दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन को अमीर हाजी पद एवं नायब मतलब प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है। बलबन को आप यहाँ किरदार पढ़िएगा और इसका पूरा नाम बहाउद्दीन भी इसको कहा गया है।
तो बलवन, ठीक है। तो बलवन से पहले आप थोड़ा बात किया जाए, को बहुत लंबा जो है बात पढ़ा चुके हैं, बीच में बात न करें, मज़ा ही नहीं है, कितना लंबा खींचेंगे। और दोस्तों यहाँ बता दें आपको कि ये पूरा पढ़ाने से आप लोग के कहने पर जो है यहाँ बुक को कंप्लीट कर रहे हैं पॉकेट जीके को, ठीक है। तो कोई शिकायत कोई बड़ाई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। रिव्यू जो होता है कि रिव्यू आप भी बुक आपके पास भी होगी, और नहीं होगी तो आप देख रहे होंगे PDF भी मिल जा रहा होगा टेलीग्राम पर। लेकिन यह बात यो है कि इसका एक जो लिखा हुआ है, एक लूसेंट का लिखा हुआ है, तो बहुत अंतर कुछ कुछ है उसमें, और अच्छे से जानकारी आपको मिल जाती है। जैसे इसमें रजिया सुल्तान के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी गई है, नसरुद्दीन, इस सब को छोड़िए, देखते हैं बलवन पे क्या है, क्या कुछ आता है कि नहीं। तो बहुत कुछ जो है छूटा हुआ है लूसेंट के मुताबिक यहाँ बात करें तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लूसेंट भी नहीं पढ़ाएंगे, लूसेंट भी कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, एक प्लेलिस्ट बन जाएगा ताकि आप आराम से कभी भी देख सकते हैं। ये कोई इसमें नहीं है कि डिलीट होगा कुछ नहीं, आराम से देखिए, आप ही के लिए है, और बना के रख दिया जाएगा। क्योंकि किताब पढ़ते पढ़ते लोग जो है ऊब जाते हैं, लेकिन सुन सकते हो तो सुनने में कुछ आसानी हो जाएगी, और किताब भी कंप्लीट आपका हो जाएगा, फिर रिवीजन आप करते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये बुक के थोड़ा रिव्यू के लिए हम बात किए थे, रिव्यू देना जरूरी है। तो बेस्ट तो आप समझेंगे कभी लूसेंट ही ठीक ठाक है, लेकिन आप लोग कहने पे कंप्लीट होने के बाद ही अब उसको लूसेंट को लेंगे, बीच में भागना नहीं है, ठीक है। अब जब जब शुरू कर दिए, मैदान में उतर गए हैं, तो भाई लड़ाई शुरू है तो जीतना ही है। तो यहाँ बात है गैसुद्दीन बलवन की। यहाँ जब बात करते हैं 86 से लेके 46 तक रहा, 20 साल है। यह इल्तुतमिश का गुलाम हुआ, इलबारी जनजाति का तुर्क था। 1249 में जो है बलवन ने पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। सुल्तान ने उलुग खां की उपाधि व नायाब मामलिकात का पद प्रदान किया। रजिया ने बलवन को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया, ठीक है। रजिया ने बलवन को अमीर शिकार सर्वप्रथम के पद पर नियुक्त किया। अमीरों ने नायाब ममालिकत के पद से बलवन को हटाकर इमादुद्दीन रैयान को नियुक्त किया। कालांतर में बलवन ने इसकी हत्या कर दी। वह दिल्ली सल्तनत का निरंकुश शासक है, जिसने विरोधियों का दमन किया। दृढ़ एवं सीमांत नीति, लौ एवं रक्त नीति का जो है अपनाया था, ये बलवन ही था। तुर्कान ने चहलगानी चालीसा का विभाग का दमन किया। अमीर खुसरो व अमीर हसन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो पूछ देगा किसके दरबारी कवि थे, तो आपके ये बलवन के। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश का निवासी एवं निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितारवत कबाली का आविष्कार किया। इसे तूती हिंद कहा गया। बलवन ने फारसी त्यौहार नवरोज शुरू किया एवं दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा जो है शुरू की। बलवन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश का घोषित किया। बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। वही बात करें कि इसने राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि सिद्धांत दिया एवं स्वयं को नियाबत एक खुदाई जो है कहा गया। खलीफा का सत्ता को मान्यता दी गई और उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। यहाँ आपका जो है तो 1279 में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। बलवन ने इसका जो है दमन किया और मलिक मुकद्दिर अली को तुगरिल का सिर काटने पर तुगरिल कुश की उपाधि दी गई। सर्वप्रथम दीवान अर्ज में सैन्य विभाग का गठन हुआ। व अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय जो है इमादुल मुल्क को जाता है। और बलवन ने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगोलों से युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपनी दरबारी जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में ही आरंभ किया। बर्नी ने बलवन की बसाया आदेश नसीहत का संकलन किया। बलवन के समय दिल्ली का कोतवाल मालिक फरुखुद्दीन था। बलवन भारत का शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। इसने एकताओं से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की और इसका कार्य राजस्व संबंधी प्रशासन था। मैं एवक यहाँ देख लीजिए अब, क्योंकि आपका गुलाम बस अब खत्म हो गया है तो इसलिए अब याद कर लेना है ईस्वी सब। तो एवक का काल क्या रहा है, 1206 से 1210 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह आता है, फिर उसके बाद दूसर का इल्तुतमिश आता है। तो आराम शाह ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा। फिर रजिया 36 से 40 रहती है। फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद आता है 46 से
66 डिग्री, इस पर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी कि कैसा था ये अब देख सकते हो। बलवन आता है 66 से 86। फिर कैकोबाद है और क्यूमर से है, तो कैकोबाद और क्यूमर से यहाँ पर लास्ट है कि ये क्या गुलाम वंश का। तो इसमें जानकारी जो है ये सब देखें कि बहुत कम दी गई है। खिलजी वंश आपके लिए जरूरी है क्योंकि लगातार ये सीरीज चल रही है और प्लेलिस्ट भी आपके लिए बन जा रहा है। जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखेंगे। एक प्लेलिस्ट आपके लिए ही आसान कर दी गई है और एक एक घंटा में आप 3-4 वीडियो में आपका एनिमेशन हेड से ख़त्म हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरह आपका मेडिएवल और मेडिएवल के बाद आपका जो है मॉडर्न सब कंप्लीट करवा देंगे आपको, आधुनिक की सब, ताकि आगे फिर ज्योग्राफी इस सब को शुरू करें। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहें और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत काम आने वाला है। तो खिलजी वंश की जो है बात कर लेते हैं कि तो खिलजी वंश सबसे पहले इसमें क्या है, आपका शासन काल याद करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले ठीक है, गुलाम वंश आपका हो चुका है, तो गुलाम वंश का आपका शासनकाल और उसके बाद खिलजी। तो गुलाम आपका 1206 से 90 तक रहा और ठीक, और उसमें सबको अलग अलग किया गया है। फिर अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जैसे कि आपका था 6 से 10 था कि नहीं, तो खिलजी वंश में भी सबका अपना अपना शासनकाल रहेगा। यही है कि आपको शासनकाल याद करना है कि इसको आप जितने अच्छे से याद करेंगे तो आप ही के लिए होगा, क्योंकि युद्ध भी इसमें आपको याद करनी है। तो फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी से पहले हम बता दें कि यदि आप एक मूवी आई हुई थी खिलजी की, आई हुई थी पद्मावत शायद आई हुई थी। पद्मावत में आपकी कहानी होगी जो रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाए थे। यदि वो मूवी नहीं देखें तो जाकर देखिएगा, आपको खिलजी वंश की कहानी हिस्ट्री याद हो जाएगी, क्योंकि मूवी देखने से भी ऐतिहासिक जो होती याद ही होती है। तो बात है जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने सबसे कम समय जो है ये वर्ष इनका शासन रहा है। पूछ देता है जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी, सैयद, ये सब आगे जो पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें सबसे कम वर्ष तक शासनकाल किस वंश का रहा, तो इसमें आपका था खिलजी वंश का। आप जोड़ सकते हैं जैसे कि 1290 से 1320, तो कितना दिन रहा, 30 साल नहीं रहा ना है। लेकिन वही आप 1206 से आप देख लें गुलाम वंश का, तो 1290 तक था, तो ये 86 वर्ष रहा। ठीक है, ये सब ध्यान देना, आपको पूछ लेगा। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी है और अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। मलिक छज्जू बलवन का भतीजा है। जलालुद्दीन ने कड़ा मणिकपुर का सूबेदार बनाया और बलवन आप लौह रक्त की नीति अपनाई थी, आपको पढ़ाए थे। तो इससे सब रजिया सुल्तान के बाद जो है आप गुलाम वंश में पढ़े होंगे बलवन के बारे में। तो उसी का भतीजा मलिक छज्जू, वो जलालुद्दीन ने जो है इसको मणिकपुर का सूबेदार बनाया और उसने 1290 में विद्रोह किया, किंतु जलालुद्दीन ने नम्रता का व्यवहार किया। जलालुद्दीन के समय में 2 बार मंगोल आक्रमण हुए और पहला हलाकू के पौत्र अब्दुल्लाह के नेतृत्व में व दूसरा चंगेज खां के नाती उलू खां के नेतृत्व में। उलू खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया, ये अब ध्यान देंगे, और वह दिल्ली में बस गए हैं। इन्हें नव मुसलमान कहा गया। बाद में जलालुद्दीन ने पुत्री का विवाह जो उलू खान से किया। दीवाने वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। तो अलाउद्दीन का खिलजी क्या है, ये कौन है, दिखाते हैं आपको। मूल नाम अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसब से पूछ लेगा। इसने 22 अक्टूबर 1296 में जलालुद्दीन का वध कर दिया था। फिर सुल्तान खुद बन गया था। ये एक, अब इसको दामाद बोलिए, अब भतीजा बोलिए, मतलब चचा ही बोलता था जलालुद्दीन को, तो एक भतीजा भी बोल सकते हैं, और उसकी बेटी से भी शादी हो रही थी, दामाद भी आप बोल सकते हैं। अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्तियों का विरोध करते हुए यामनी उल खलीफा एवं नासरी अमीर उल मुमकिन खलीफा का नाम जैसे उपाधि धारण की। अलाउद्दीन ने सिकंदर टूटे की उपाधि धारण की, उसे अपने सिक्के पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन के समय के विद्रोह तो भांजे अमीर उमर एवं मंगू खां का विद्रोह
नव मुस्लिम विद्रोह 1299 ईस्वी में खम्स के प्रश्न पर भतीजे अकद खां का विद्रोह मनिक नामक दास के ने रक्षा की। हाजी मौला का विद्रोह कोतवाल बनना चाहता था। ये सब विद्रोह हुए थे। इसने विद्रोह के कारणों के उन्मूलन हेतु 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, अमीरों की पेंशन, उपहार एवं जागीरी छीन ली। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन। तीसरा, मद्य निषेध लागू। चौथा, अमीरों के मेल मिलाप व व्यवहारिक संबंध प्रतिबंधित किए। इसके समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। 1297 से 98 ईस्वी के कादिर खां, फिर 1299 में सलीदी खां, 1299 में कुतलुक ख्वाजा जफर खां मारा गया और 1303 में ईद तारगी और 1305 ईस्वी में अली बेग तारताक व तागरी और 1306 में इकबाल मंद। ठीक है, चलिए अब सिंधु नदी एवं रावी ये जो है 1306 के बाद संतलत तथा मंगोलों के बीच की नींव सीमा थी। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे, जफर खां, उलुग खां, नुसरत खां एवं अलप खां। इसने विश्व विजय अभियान को सहयोगी अलाउल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया। यह विंध्याचल पर्वत पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु उलेमाओं ने विरोध किया। गुजरात 1298 में नुसरत खां उस समय था। कर्णदेव बाघेला वंश था उस समय। तो ये विजय अभियान है अलाउद्दीन के कहाँ कहाँ किए ये दिखाना है आपको। जैसे रणथंभौर 1301 में भी हुआ, लुक खां प्लस नुसरत खां के साथ हमीद देव थे, उस दौरान मृत्यु हो जाती है। चित्तौड़गढ़ में 1303 में, मालवा में 1305 में, जलौर में 1311 में। ठीक है, 1303 में काकतीय वंश की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त कर दिया। ये सब आप देख सकते हैं भाई। ये पढ़ाने के बाद आपको आपके कहने पे तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन लूसेंट को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जैसा जैसा इसमें दिखा हुआ है, जैसा ये दिया हुआ है इसमें, मेरे हिसाब से बेस्ट लूसेंट ही सही है। यदि आप लूसेंट अच्छी तरह से रट गए तो काफ़ी है, ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वो लिखा भी नहीं है। ठीक है, याद हो जाएगा कि क्यों ऐसे किया। इसमें डिटेल्स कुछ बताया नहीं, जैसे कि अलाउद्दीन के बारे में नहीं बताया, जलाउद्दीन के बारे में नहीं बताया। आपको तुम जानकारी कुछ दे दिए कि जो वो आपको जो लूसेंट में रहेगा ही, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आपके कहने पे ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका भी रहेगा। आप कहाँ थे हम, चलिए आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत। शेरशाह के काल में 1540 के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने रत्न सिंह की रानी पद्मावती को अंतपुर दिल्ली लाना चाहता था। कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया एवं प्रिय रानी बनाया। अलाउद्दीन ने 1296 में दक्षिण अभियान, रणथंभौर अभियान और चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो साथ गए। इन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनवाया। खुसरो ने चित्तौड़ किले के विषय में लिखा कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। गौरा तथा बादल चित्तौड़ की राजदूत सेना थी। होयसल राजा वीर बल्लाल द्वितीय को अलाउद्दीन ने खिलत, छत्र एवं मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार व राय राहन की उपाधि, स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टक्का तथा गुजरात के नौसरी जागीर प्रदान की। गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने फिर से करवाया था। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा। ये देखिए, बनाया फिर और फिर से लूट लिया अलाउद्दीन की सेना ने। सोमनाथ की बात हुआ है। तो यह शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के अधीन सेवा की।
सैनिकों को नगद वेतन, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सैनिकों का ओलिया नोट व घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने ही शुरू की। ठीक है। इन्होंने सैनिकों के लिए 1303 में नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण कराया। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में पहली बार गृहकर लागू किया। धर्म और राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि माप की प्रथा, बीघा विश्वा प्रथा का फसल आधा राजस्व के रूप में लेना अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। ठीक है। तो अलाउद्दीन दक्षिण विजय हुए मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो मलिक काफूर का बीच में लगता है सिर्फ जीत बता दिया है, और मलिक काफूर का जो है और क्या किरदार था वो नहीं बताया, क्या साथ में रहा, कैसे किया, तो बहुत कम बताया। इसीलिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। अब इसको कंप्लीट तो करना ही है। नहीं तो चलिए अब अलाउद्दीन के दक्षिण विजय पर आते हैं। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में होता है यादव वंश, देवगिरी सिंह देव उत्सव थे, और 1307 से 1308 तक जो ये दक्षिण विजय हुआ था, युद्ध हुआ था वहाँ। फिर काकतीय में तेलंगाना में है, होयसल आपका कर्नाटक हो जाएगा, और ये 1310 से 1311 ईस्वी में हुई थी द्वार समुद्र में, लेकिन जीत गए थे यही अलाउद्दीन। और वीर वरलाल तृतीय उस समय वहाँ का शासक था, राजा था। फिर पांड्य करता 1311 में इसने इसने द्वार समुद्र विजय अभियान के मलिक काफूर को चुना गया था। दक्षिण राज्यों में वारंगल जो तेलंगाना में है, ऐसा पहला राज्य था जिसने सल्तनत का अंग बनाया गया। इस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था। ठीक है। द्वितीय मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया तथा इसके बाद कोहिनूर हीरा क्रमशः इन शासकों के पास रहा, जिससे अलाउद्दीन लिया। फिर उसका मालवा का शासक महमूद द्वितीय के पास हुमायूं, मीर जुमला, शाहजहां, मोहम्मद शाह, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, शाह शुजा, रंजीत सिंह, दलीप सिंह, फिर डलहौजी। ये ये अब ध्यान दे देंगे। ठीक है। वह ब्रिटिश राजमहल में है, तो जाके आप ले सकते हैं माने तो, लेकिन देगा तो नहीं ना। तो ब्रिटिश के राजमहल में अब रखा गया है ये हीरा, कोहिनूर हीरा। काफूर या हजार दिनारी की नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खम्बास से खरीदा था। काफूरी को ताजुल मुल्क की उपाधि मिली थी। ठीक है। इसके समय में इख्तियारुद्दीन अल अफगान व मलिक मख अफगान प्रमुख योद्धा थे। इस प्रशासन के 4 विभाग थे। दीवाने वजारत या उसको आप दीवाने मुख्तराज बोलिए, वित्त विभाग था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत विदेशी विभाग, और दीवाने इंसा पत्राचार। गुप्तचर विभाग का प्रमुख वरीद ए मुमालिक कहलाता था। स्थायी केंद्रीय सेना रखने वाले अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। सैनिकों को 234 टंका का वार्षिक वेतन दिया। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 6.5 टंका प्रति माह अलग से, और 10,000 सैनिकों को टुकड़ी को तुमान ए खान की पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन ने किया। पायगा विभाग का कार्य शाही घोड़ों की नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़े का प्रबंध करना था। अब यहाँ जो है व्यवस्था बताई गई कि ये आपका जो है खिलजी का अधिकारी जो होता है ना, उसका व्यवस्था क्या है, प्रणाली क्या है। जैसे बड़ी के मंडी है आपका, बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करते थे। ठीक है। बड़ी दीवान रियासत हो गई आपको कहा, तो यही व्यापार नियंत्रण रखता था। सहना या मंडी हो गया, बाजार का अधीक्षक होता था। मुहतसिब हो गया, माप तौल करने वाला। अब मोहनियान या एवं गुप्तचर गुप्त बातों, ये सब आपका चल। ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं। वजीर हो गया आपका ख्वाजा खातिर, नुसरत खां, काफूर, ये सब जो है दिल्ली कोतवाल, अलाउद्दीन मुल्क, ये सब वजीर थे। और दिल्ली कोतवाल में अलाउल मुल्क थे। दीवाने आरिज मलिक नसरुद्दीन और मुल्क सिराजुद्दीन। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें अधीनस्थ प्रदेशों के अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा, चीनी, घी, बुटिया, मेवे आदि का बाजार था। बर्नी ने अलाउद्दीन के बारे में कहा कि जब राजस्व प्राप्त किया तो वह
शरीयत के नियमों व आदेशों से स्वतंत्र था। लेनपुल ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा। अलाउद्दीन ने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर कर लिया तथा राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवानी मुक्त खराज की स्थापना की। इसकी राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फ कयानी को जाता है। अलाउद्दीन के समय खासा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खासा भूमि का प्रबंध केंद्र द्वारा किया जाता है और इसके अधीन आने वाले नगरों एवं जिलों पर अमीर व सहना शासन करते थे। खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया और एक खिज्र खां जो है शहाबुद्दीन और मुबारक शाह अलाउद्दीन के पुत्र थे। तो अलाउद्दीन के बाद शहाबुद्दीन जो है उमर रानी झात्यपाली से पैदा हुआ। मलिक कफूर के संरक्षण में शासक बना। मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 ईस्वी से 1320 तक जो इसका शासन था ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसने अल उल इमाम तथा अल वासिफ बिल्लाह की उपाधियां धारण की। उसने जीवन पर्यंत शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखा। बर्नी ने कहा कि वह नग्न होकर या स्त्री वेश में दरबार लगाता था। ये बर्नी कहते थे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह की हत्या जहारिया ने की और नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है फिर 1320 में ज़्यादा नहीं अप्रैल और से सितंबर 1320 में शासन किया। वह एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसने पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायाब नहीं माना था। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। चलिए तुगलक वंश पे अब आते हैं। तो धीरे धीरे आपका जो है ये सारा वंश ही कंप्लीट करवा देंगे, वंश ही ख़त्म कर देंगे आपका, ठीक है। फिर आप लोधी तक लास्ट रहेगा, फिर आगे भी होगा। तो हम कहाँ थे यहाँ, आपका ये हो गया ना। बस किसी भी तैयारी अब कर दो, ये सब ना आए तो बोलिएगा। तुगलक वंश 1320 से 1413 तक रहा। ईस्वी आप लोग जरूर पढ़ें। 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन काल है। तो 1206 से स्टार्ट किए हैं, है कि नहीं। 1206 से 90 तक रहा आपका गुलाम वंश। फिर 90 से आते हैं 1290 से 1320 तक आपका जो है ये आपका हुआ अलाउद्दीन खिलजी वंश हो गया। अब उसके बाद तुगलक वंश आते हैं। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1413। तो इसमें कौन कौन शासन है, कब क्या है इसमें, अब इसका भी शासनकाल देख लें तो सही रहेगा। तो 1320 से ऐसे जोड़ घटाव कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल कितने साल, 90 साल, सॉरी 93 साल। तो 93 लगता है मेरे हिसाब से अभी तक ये ज़्यादा शासनकाल इसका है तुगलक का, और सबसे कम खिलजी का था, है कि नहीं। और 1206 से 96 गुलाम का था, 6 से 90, तो ज़्यादा शासन उसका था नहीं। अब जोड़ सकते हैं तो 84 साल था ना, इसका 93 है। देखते दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक समय, देखिए अब यहाँ देख सकते हो। तो सबसे अधिक समय तक शासनकाल रहा है ये तुगलक वंश का। तो ये दो को आप याद कर लेंगे। कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कितने वर्ष तक रहा, वर्ष भी बोलना पड़ता है, इसलिए जोड़ घटाव आपको यहाँ करवा रहे हैं। मैथ में थोड़ा इस जोड़ घटाव करने में क्या जा रहा है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो 93 साल ये रहता है, और सॉरी 94 साल, जोड़ घटाव करने में गलती हो गई है, यहाँ 94 दिया हुआ है, अपने मन से जोड़ घटाव कर रहे थे, ठीक है। 94 हो गया, लेकिन 94 हुआ कैसे ये पता नहीं चल रहा है। इसको हम यदि माइनस करें तो 93 तो हो रहा है। दिसंबर महीना ये सब महीना जोड़ के 94 बोल रहा है, लेकिन ऐसे तो 93 ही हो रहा है। आगे चलिए बढ़ते हैं। लेकिन सबसे अधिक शासन करने वाला रहा है, ये याद करना है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। तो शुरुआत तुगलक वंश में आते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ही 1320 से 25 तक 5 साल तक शासन काल रहता है। इनकी माँ जो है पंजाब की एक जाट हिंदू और पिता तुर्की थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का नाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन अब आ गया है गयासुद्दीन तुगलक को लेकर। तो पहला सुल्तान गाजी को उपाधि धारण की। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला पहला शासक था।
प्रो हबीब ने लिखा कि वे उसका हाथ कर ले गए, वह सिंहासन पर बैठाकर सुल्तान घोषित किया। सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को रस्मी मियाना तारीख-ए-इत्तिदाल कहा गया है और कृषकों की दशा सुधारते हुए नहरों का निर्माण करवाने वाले पहला शासक था। तो नहरों का निर्माण भी करने वाला पहला शासक था। इसने दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम सल्तनत का भाग बनाया, जबकि वारंगल जो है 1320 में यह पांड्य राज को जौना खां से जीता था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जो है जौना खां के नेतृत्व में जाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक भानुदेव तृतीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल की गिरने के कारण दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर हुई थी। यह लकड़ी का महल है, अहमद अयाज ने बनाया था। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण गयासुद्दीन का जो एक मकबरा है वो तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया और 13वीं शताब्दी में वारंगल के प्रजापति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा फिर बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक की अब बात अब यहाँ कर लेते हैं कि 1325 से 1351 तक का शासनकाल रहा है ये मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ये मूल नाम जौनक खां था, उपाधि उलुग खान, और आज मुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहाँ कहा गया है। मौलाना गयासुद्दीन एक शिक्षक हैं जो कुतलुग खां की उपाधि दी। सल्तनत काल के सभी शासकों ने मोहम्मद तुगलक को सर्वाधिक शिक्षित, योग, गणितज्ञ एवं आयुर्विज्ञान आदि में माहिर विद्वान सुल्तान था। मोहम्मद तुगलक के विषय में विद्वानों के मत इसामी, द्वितीय यजीद, विधर्मी, रक्त पिपासु, वर्णी, सृष्टि का आश्चर्य, विपरीत तत्वों का मिश्रण, एल्फिंस्टन, पागलपन का कुछ अंश था। उसने खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की। अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ जिन्नी इलाह भी खुदवाया। यह पहला शासक जिसने तांबे व अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से जनता को राजस्व का महत्व बताने का प्रयास किया। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला 1333 में भारत आया था। वह रेला पुस्तक भी लिखी। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। डाक व्यवस्था, उलूक का विवरण एवं 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश को प्रवचनों से प्रसन्न होकर 1 लाख टंके मुद्रा एवं 200 दास दे दिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा अल हकीम द्वितीय से पद की स्वीकृति ली तथा 1344 ईस्वी में खलीफा ने दूत की हाजी सईद सरी का भव्य स्वागत किया। इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे और इसने मुल्तान, कलानौर, लाहौर, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, बिहार और कड़ा, देवगिरी, द्वार समुद्र व मालवा प्रमुख थे। इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किया। सल्तनत काल में ऐसा करने वाला यह पहला शासक था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कल्लाल, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड़का तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। मोहम्मद तुगलक ने के हिंदू पदाधिकारी में रतन सिंह और सिहवान के थे का राज्यपाल, साइराज मंत्री, धारा दक्षिण का नायाब वजीर और अजीमुर सिंध के हैं। तो मोहम्मद तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से वाद विवाद किया। जाम्भोजी से वाद विवाद किया। राजशेखर का संरक्षण प्रावधान। उसने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए। मोहम्मद तुगलक पालिताना स्थित संतरुजय मंदिर गया। यह पहला शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती व सलार मसूद गाजी की दरगाह की जियारत की। यह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्यौहार होली मनाने में रुचि दिखाई। हजरत नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। यह पहला शासक था जिसने सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया एवं सर्वाधिक भू राजस्व 1/2 रखी। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं थी। 2 वाब में कर वृद्धि 1325 से 26, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, सांकेतिक मुद्रा तांबा का प्रचलन 1329 से 30, ठीक है, खुरासान अभियान 1330 से 31। मोहम्मद बिन तुगलक ने दुकानी नामक सिक्का चलाया। सोने का सिक्का दिनार चलाया 175 से 200 ग्रेन। चांदी का सिक्का अदली या टंका 140 ग्रेन चलाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई। इसका कारण देवगिरी का केंद्रीय स्थित होना,
राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी 99 ग्रेन का संबंधी प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए आकाश संहिता बनवाई। किसानों को कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए, कृषि ऋण, सौंदर्य तथा कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की है। इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, 34 बार हुए, जिसमें 27 दक्षिण में हुए। प्रमुख विद्रोह में उनके नेता बताएं तो चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसाफ्स ने गुलबर्गा के निकट सागर में 1337 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन अहमद अयाज ने किया। मुल्तान सूबेदार बहराम आयबा उर्फ करलू खां का विद्रोह 1327 से 28 ईस्वी में स्वयं सुल्तान ने। बंगाली में हाजी इलियास का विद्रोह सुल्तान शमसुद्दीन 1340 से 41 में सफल हुआ। बंगाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाले पहला राजा था। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना की गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन ने मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों का देखने आया था। इसके दरबार में रहने वाले कवि बद्र चाच ने दीवाने चाच की रचना की, जो मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। बरनी 13 वर्षों तक इसके दरबार में रहा एवं इसने तारीख़ फिरोजशाही तथा फतवा ए जहांदारी की रचना की। इसने उपहार वितरित हेतु दीवान नजर विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया, बाद में यह प्रथा समाप्त की गई। सर्वाधिक टकसालें इसी के समय में थी। बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। ये पूछ लेगा, आपको यहाँ ध्यान देना है। चलिए, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल यहाँ 1351 से 88 तक की रहता है। यह गैसुद्दीन का भतीजा उसके भाई रज्जब का पुत्र था। वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता राजपूत रनमल की बेटी बीबी जैला का नाम का पुत्र था और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मार्च में 1391 में सिंध में हुआ था एक, और अगस्त 1391 दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 2 हुआ था, 51 में दोनों हुआ था, लेकिन मार्च और 1 अगस्त में हुआ था। एक दिल्ली में हुआ, एक सिंध में हुआ था, बस यही अंतर है। तो अब यहाँ बात करें कि इसका वजीर मलिक का मकबूल, नायब वजीर मलिक राजी मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण जो मुसलमान हो गया। इसका मूल नाम फूल था कोकन्नू। मोहम्मद तुगलक ने इसे कवामुल मुल्क की उपाधि दी थी। फिरोज ने 24 करोड़ को समाप्त किया। उसके समय में दुआब से 80 लाख टंका आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टंका तक पहुंच गया। फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर, खिराज, जकात, जजिया, खुमसलियाँ, सिंचाई कर, हक ए सर्व 10% लेने वाला पहला शासक फिरोज तुगलक है। यह पहला शासक जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। इसने जागीरदारी प्रथा पुनः शुरू की। इतलाक प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया। फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग दीवान बंदगान दासों के लिए, दीवान खैरात दान विभाग, इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था, दीवान इस्तिकाक पेंशन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भवन, सड़की तथा नहरों के निर्माण हेतु इसके प्रमुख मालिक गाजी शाहना तथा अब्दुल हक थे। चलिए, फिरोज ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक सफा खां भी खुलवाया। यह एक खैराती अस्पताल था। इसने 300 नए नगरों की स्थापना की और जिसमें बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर 1359 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, तथा फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। तो 1392 में इसने दिल्ली में मदरसा ए फिरोजशाही बनवाया तथा मौलाना जलाउद्दीन रूसी को इसका प्रधान अध्यापक नियुक्त किया गया। वुलजले हेग के अनुसार बताएं तो निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टम के समान थे।
फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन यहाँ बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में है। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किए एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, और फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल का आविष्कार किया। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप की घड़ी तथा एक नक्षत्र घड़ी लगवाई थी। फिरोज ने अशोक के टोपरा जो हुआ अम्बाला हरियाणा में स्तंभ को, मतलब टोपरा स्तंभ हुआ, दिल्ली मंगवाकर फिरोज शाह कोटला के मस्जिद के सामने व मेरठ स्तंभ को उसके शिकार के निकट स्थापित करवाया। इसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया और फिरोज शाह की जीवनी के लेखक शमसे सिराज अफीक है। दलाइले फिरोजशाही दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय नगरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद अजीजुद्दीन खान ने किया। एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। फिरोज तुगलक के राज्य के खर्च पर जनता को हज की यात्रा करवाई। फिरोज तुगलक के दरबार के सर्वाधिक गुलाम थे। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है। संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने करवाया था। फिरोज ने चांदी का सिक्का बिख तथा तांबे का सिक्का आधा चलाया। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का संस्कनी 6 जितल होता था। इसके अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के चिहल ओ हस्तकनी, विस्त ओ पंजकनी और विस्त ओ चारकन ध्वज डाकनी भी चलवाएं। इसके सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायब अंकित करवाया। फिरोज के विषय के विद्वानों में मत हैं तो हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन सल्तनत युग का अकबर इसको कहा गया है, और आरसी मजूमदार फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब की अग्रगामी था। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं रहा है, थोड़ा पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम हो गई है। तो सिक्के का विनिमय अनुपात की बात करें, सोना चांदी है तो वो 1/10 है और चांदी तांबा 1/80। परवर्ती तुगलक जो है मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहाँ नसीरुद्दीन महमूद का वजीर था, तो महमूद ने इसे मालिक उस स्तर की उपाधि दी थी और आगे चलकर इसी के जौनपुर के स्तर की राज्य की स्थापना की। नसीरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के विषय में लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे, शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूरलंग बात करें, बरसाल नस्ल का आक्रमण जो है, मतलब तैमूरलंग का आक्रमण 1398 में नासिरुद्दीन के समय हुआ। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के बाद खिज्र खां को सुल्तान लाहौर व दीपालपुर का सूबेदार बनाया। खिज्र खां सैयद वंश का आगे जाके शासक बनता है, याद देखिएगा। तो शासक यहाँ फिर याद दिला देते हैं, आपका ये हो गया। इस सैयद वंश फिर आपका आता है जो खिज्र खां बनेगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर और लास्ट है फिर लोधी वंश सब आएगा, ज़्यादा इस सब पे नहीं है, लेकिन ये याद कर लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का शुरू हुआ है, तो गयासुद्दीन तुगलक आपका 1320 से 1325 ईस्वी तक है, 5 साल। फिर मोहम्मद बिन तुगलक रहता है 1325 से 51, 26 वर्ष तक रहता है, ज़्यादा रह गया। फिर यहाँ नहीं ज़्यादा नहीं, तो फिर ये फिरोज शाह तुगलक रह जाता है 1351 से 3837 वर्ष, है कि नहीं। फिर तुगलक शाह रहता है 1388 से 89, अबू वर्क रहता है 1389 से 90, नसरुद्दीन महमूद शाह 90 से 94। मतलब कि यहाँ नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 19 वर्ष। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 16 दिन रहता है। तो ये आप ज़्यादा यहाँ रहा फिरोज शाह तुगलक ही रहता है, ठीक है। चलिए, सैयद वंश रहता है 1414 से 1451, ज़्यादा कम नहीं है, कम है तो कम क्या, फिर भी कम ही होगा। लेकिन तो अलाउद्दीन खिलजी से तो ज़्यादा ही है, खिलजी वंश का शासन कराव कम था। तैमूर आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की, और मारा कौन था, यहाँ दे दिया था तैमूर लंग ने।
तो खिज्र खाने की इस वंश की जानकारी का स्रोत यहाँ बिन सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही में मिल रही। तो खिज्र खान ने अपने सिक्के पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया और स्वयं को रईते आला की उपाधि भी जो है धारण किया और यह दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। खिज्र खां का मंत्रिमंडल जो है वजीर मलिक तोहफा था और शहना व नायाब दीवान मलिक सरवर, राज सचिव मलिक दाऊद और अरीजे मुमालिक मालिक खैरुद्दीन। खिज्र खां के पुत्र मुबारक ने शाह ने फिरोजी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। वह केवल खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा था। सुल्तान की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां के पुत्र था मुबारक शाह। तो इसमें कौन कौन है ज़्यादा नहीं है तो पढ़ लें। तो खिज्र खां रहा 14 से 21 तक, मुबारक शाह रहा 33 तक, मोहम्मद शाह है 33 से 43 10 साल रहा, अलाउद्दीन हसन शाह रहता लास्ट तक 51 तक। फिर लोदी वंश आता है। इसका अफगान शासक और संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी सल्तनत काल में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन करने वाला सुल्तान रहा। यहाँ ध्यान आप दे। तो ये बहलोल लोदी सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा 38 वर्ष तक ये रहा। ऐसे इससे बात अब करें तो इस 37 वर्ष फिर से तुगलक रहा था। तो इसके समय जौनपुर के सरकी राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया और लोदियों का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के काल में बढ़ा। तो नसरुद्दीन महमूद 1312 से 44 तक ही रहा था। तो बहलोल लोदी ने चौथाई टंका के मूल्य का बराबर बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया था, जो कि अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा। सिकंदर लोदी हिंदू माँ जयबंद सुनार की पुत्री थी और तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय हुआ। गज सिकंदरी में 39 खाने 32 इंच होते थे। और सिकंदर की यहाँ बात कर लेते हैं तो सिकंदर लोदी के खादान पर चुंगी कट कर हटा लिया गया था। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दिया कि वह हिंदू का एवं इस्लाम धर्म को सम्मान बताता था। इसने आगरा शहर 1504 में बसाया। वह गुलरुखी नाम से कविता भी लिखते थे और सिकंदर लोदी के दोवाब पर नियंत्रण करने पर राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने औषधि ग्रंथ का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया और मियाँ भुआ ने दिल्ली के मोठ की मस्जिद बनवाई और लजते सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहां का शासक विक्रमजीत था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान है जिसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया और 1526 से इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध भी होता है और यही से यहाँ ख़त्म। इसमें इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है और बाबर की कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है। 1526 यहाँ से पूछ देगा तो बाबर यहाँ से एंट्री ले लेता है। तो बहलोल लोदी का शासनकाल आपका 51 से 89 से 1517 सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी लास्ट तक 1526 तक रहता है। तो ये कहानी आपकी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद बाबर की एंट्री होगी, लेकिन कुछ जानकारी आपको सैन्य व्यवस्था इस सब के बारे में जानना है। थोड़ी पंजाबियों के बारे में जान लीजिएगा, काम ही आएगा। ठीक है। तो ये सब बीच में हुआ है लेकिन याद कर लीजिए। जैसे कि मुशर्रिफ मुमालिक है कि नहीं, तो ये आपका आय व्यय का हिसाब है। मुस्तौफ़ी मुमालिक कैग, देखिए कैग की कहानी यहाँ पहले से ही थी सब। तो मुशर्रिफ द्वारा बनाए गए लेखा की जांच करना, कैग तो आपको पता ही होगा। अमीरे हाजिब सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करना एवं दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना, ये अमीरे हाजिब है। ये बारबक हो गया, दरबार की शान और शौकत बनाए रखना बारबक। ये कैग जो है ये मत समझिएगा कि पहले को देख कर ये भी चल रहा है। ये आपका प्रशांत किशोर के बारे में यदि आप जानते हैं जन स्वराज के बारे में, तो पहले ये नरेंद्र मोदी की कहानी है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे तो तब ये यही सुझाव दिए थे कैग के बारे में। तो ये कैग है।
मोदी वहाँ शुरुआत किए थे गुजरात में। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये क्या है, लेकिन हाँ वहाँ चल रहा है, शुरू हो गया था, ये ऐतिहासिक है। सब ऐसे तो दिमाग कोई नहीं लगाता है, कहीं की जानकारी ले कहीं करता है, कहीं कहीं से खोज कहीं करता है। ठीक है, तो वकील ए दर, तो शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल, अमीर ए सादा एक शहर या 100 गांवों का प्रशासनिक अधिकारी, रसालत ए ममालिक विदेशी विभाग का प्रधान, दीवान ए इंसा राज्य पत्राचार का विभाग, वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख, खजीन कोषाध्यक्ष, मजमुआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, सद्र उस सुदूर दान विभाग, अजीर ममालिक है सैन्य विभाग है, और काजी उल काजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, अमीर याकुर अस्वसाला का प्रधान, सर जानदार सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख, आमिल राज्य वसूली प्रभारी, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार, दीवाने वजारत वित्तीय मामले, खारितादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। सल्तनत कालीन अमीर एवं सुल्तान तुर्क के वर्ग से थे। मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। इसकी बैठक मजलिसे खास में हुआ करती थी। मजलिसे खास दरबारी खान अमीर आदि भाग लेते थे। गांव के मुखिया मुकद्दम और चौधरी, परगना के मुखिया आमिल, सिख, ठीक है, सिकदार, इकता मुक्ति या वालिस। इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। एकता के प्रमुख को मुक्ता या वली कहा जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। बात करें कि सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है और वित्तीय मामलों में एकता की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। खुम्सकर ये सब क्या है जान लिए। खुम्सकर ये युद्ध में लूटे गए माल हो गए। 1/5 सुल्तान को और 4/5 सैनिकों को दिया जाता था। जक़ात कर जो हो गया धार्मिक कर है। मुसलमानों की आय को 2.5% या 1/40 भाग मिलता है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। खिराज किसानों की उपज का लगभग 1/3 से 1/2 मुसलमानों से वसूला जाता था। मुक्ताई लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली या एक तरह की भूमि उत्पादक कर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं।